डियर विद्यार्थियों, आप आज पढ़ेंगे अंडाशय या ओवरी। आए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए। तो चलिए आते हैं हम लोग ओवरी या अंडाशय। अंडाशय, ओवरी या अंडाशय स्त्री का जनन अंग का एक भाग है, स्त्रियों का प्रजनन अंग का एक भाग है और विशेष करके यह अंडाणु निर्माण और हार्मोन का उत्सर्जन करने का कार्य करता है। तो यह पहले इसका संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। और कहाँ रहता है ये? तो गर्भाशय जो है, गर्भाशय के दोनों तरफ होता है। गर्भाशय के दोनों तरफ होता है, संख्या 2 होती है। कैसे होता है इसका थोड़ा सा हम लोग संरचना से देख लेते हैं। सबसे पहला ये इसका देखते हैं हम संरचना किस तरह से। तो सबसे देखिए, ये बना होता है गर्भाशय के दोनों तरफ। गर्भाशय के दोनों तरफ होता है एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, एक राइट साइड। और ये भाग जो है, अभी जो फिगर बन रहा है, ये स्त्री जनन अंग का भाग है। इस स्त्री जनन अंग के कुछ बनावट देखने से आप समझ पाएंगे ये रहता कैसे है। और इसको देखिए, यहाँ पर ये जो भाग है 2 अंडाशय हो गए, अंडाशय हो गए इधर से और एक इधर से। 2 अंडाशय हैं, एक ये एक ये। 2 अंडाशय के ठीक नीचे वाला जो इस तरह से उंगली जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है फिम्बरी। और ये भाग है फैलोपियन नली का। ये पूरा नली जो होता है नली नुमा है, इसका नाम है फैलोपियन नली। फैलोपियन नली, फैलोपियन नली, फैलोपियन नली या डिंबवाहिनी नली भी कहते हैं। और इसका भाग, ये जो पूरा बॉडी जो दिख रहे हैं, इसका नाम है अंडा, इसका नाम है गर्भाशय या यूटेरस। गर्भाशय या यूटेरस, इसका अंडाशय या ओवरी भी कहते हैं, ओवरी, अंडाशय या ओवरी। तो देखिए, ये इस गर्भाशय के दोनों तरफ 2 अंडाशय हो गए। अंडाशय का काम है अंडाणु का बनाना। और अंडाणु आता है धीरे से, यहाँ से अगर निषेचित हो गया तो फिर आकर के यहाँ पर किसी जो ये नली, ये भाग जो है, ये दीवार होता है किसका? गर्भाशय के दीवार में आकर के जायगोट के रूप में बच्चा का विकास होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसका बाद में, अभी हम विशेष करके देख रहे हैं, अंडाशय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका अंडाशय का जो विस्तृत विवरण है इस पर हम आएंगे। तो चलिए, अंडाशय के विषय में हम लोग सीखे कि 2 है। इसका आकार जो देखा जाए, अगर अंडाशय का आकार, तो अंडाशय का जो आकार होता है, आकार देखा जाए तो इसका आकार ये करीब 4 सेंटीमीटर लंबाई में रहता है, करीब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में रहता है और करीब 1.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई में रहती है। 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में होता है। ये साइज है इसका। करीब करीब ये कैसा दिखता है? करीब समझ लीजिए नाशपाती के आकार का दिखता है। कैसा दिखता है? तो नाशपाती टाइप, नाशपाती नहीं कर सकते, अंडा टाइप का, अंडा टाइप का, जैसे अंडा होता है ना, अंडा टाइप का। एक जैसे हम लोग एग लेते हैं, वैसे एक टाइप का ये दिखता है। ठीक है, छोटे छोटे दोनों साइड में रहता है। नाशपाती के आकार में ये आपका गर्भाशय दिखाई देता है। तो इसके बाद इसका कार्य पर देखते हैं। इसका कार्य जो मेनली है, 2 कार्य है इसका। 2 कार्य है। पहला कार्य है हार्मोन का बनाना। कौन हार्मोन? स्त्री हार्मोन। और दूसरा कार्य है अंडाणु को बनाना।
इसका दो कार्य है। गर्भाशय के दो कार्य हैं, हार्मोन बनाना, अंडाणु बनाना। तो हम लोग पहले बारी बारी से देखेंगे, पहले हार्मोन कौन होते हैं और अंडाणु कौन होते हैं, ये अंडाणु कैसे बनता है। तो अंडाणु के बाद, अंडाणु के पहले हम हार्मोन बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। हार्मोन, इसके 3 तरह का हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन जो है इसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है इसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और तीसरा हार्मोन है इसका रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन। 3 हार्मोन है, एस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन भी कहते हैं, अगर इस्ट्रोजन भी लिखना चाहिए, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो ये 3 हार्मोन का अलग अलग कार्य है। इसको हम लोग हार्मोन में पहला हार्मोन देखते हैं, इस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इसका कार्य क्या है। इस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य जो है, इसके विषय में समझे। इसका कार्य जो है, सबसे पहले इस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य जो है, इसका कार्य मेनली ये स्त्रियों में द्वितीयक लक्षण, सेकेंडरी लक्षण उत्पन्न करता है। द्वितीयक लक्षण मतलब युवा हो जाने के बाद थोड़ा जो लक्षण बदल जाते हैं, जवानी के जो लक्षण आ जाते हैं, उसको कहा जाता है द्वितीयक लक्षण। जैसे कांख में बाल आना, गुप्त अंगों में बाल आना, स्तन में वृद्धि होना, मासिक स्राव का होना, ये सभी का काम करना है, एस्ट्रोजन का काम होता है। ठीक है। इसका और काम है अंडाणु बनाने का, अंडाणु निर्माण का, अंडाणु निर्माण को प्रेरित करना, अंडाणु निर्माण को प्रेरित करना। ठीक है। तो ये द्वितीयक लक्षण अंडाणु निर्माण का प्रेरित करना है ना, ये मेनली इसका 2 काम होता है। ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन, ये पहला काम एस्ट्रोजन हार्मोन का, ये 2 काम है प्रमुख, द्वितीयक लक्षण और अंडाणु निर्माण का प्रेरित करना, अंडाणु निर्माण कराना, उसके अंडाणु का विकास करना, अंडाणु को विकसित करना, ये काम होता है इसका। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन के विषय में थोड़ा सा और जान लें। प्रोजेस्टेरॉन स्पेशली अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम को हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल अभी याद रखना है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम हम लोग जब अंडाणु निर्माण देखेंगे तब देखेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम से, ल्यूटियम से, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। और इसका काम है, इसका काम है गर्भधारण, गर्भधारण करने में मदद करना, गर्भधारण करने में मदद करना इसका। और गर्भ को मेंटेन रखना, गर्भ को मेंटेन रखना, मेंटेन रखना, स्तन वृद्धि करना, स्तन वृद्धि करना। देखिए इसका काम है गर्भधारण में मदद करना। जैसे क्या होता है, निषेचन को बढ़ावा देगा, ये निषेचन क्रिया को होने में मदद करेगा। गर्भ जब ठहर जाएगा, गर्भ ठहर जाएगा तो उसको उसके लिए जो दीवार है गर्भाशय का, उसको मोटा करेगा, एंडोमेट्रियम वाल को मोटा करेगा, मासिक स्राव को रोक देगा, मासिक स्राव नहीं हो, दूसरे अंडाणु को नहीं बनने देगा, दूसरा अंडाणु फिर नहीं बन जाए जब तक गर्भ है तब तक। इसलिए ये सब काम ऐसा करेगा ताकि गर्भ को नुकसान नहीं हो। स्तन वृद्धि होना है ताकि फिर बच्चों को दूध पिलाना पड़ेगा जन्म के बाद। इस तरह से कुछ जो जरूरी चीजें हैं जो अंगों को विकसित होने के लिए गर्भ के समय, उसको करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। और रिलैक्सिन जो है, इसका है काम प्रसव के समय, प्रसव के समय स्रावित होता है, ये प्रसव के समय स्रावित होता है। और एक प्यूबिस हड्डी होती है, प्यूबिस हड्डी को फैलाना, प्यूबिस हड्डी को फैलाना, प्यूबिस हड्डी को का फैलाव कर देता है, का फैलाव कर देता है। प्यूबिस हड्डी का, प्यूबिस हड्डी मतलब कमर की हड्डी समझते हैं, कमर की हड्डी है। प्यूबिस हड्डी क्या है, तो जैसे जब बच्चे का जन्म होता है उस समय कमर की हड्डी को यह फैला देता है, जिससे बच्चे के जन्म के लिए मार्ग की चौड़ाई बढ़ जाती है और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। तो इसका काम है प्रसव के समय प्यूबिस हड्डी होता है, प्यूबिस बोन होती है, प्यूबिस बोन को फैला देता है, जिससे मार्ग की चौड़ाई, बच्चे के जन्म के लिए मार्ग की चौड़ाई बढ़ जाती है और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। ठीक है। ये काम इसके हैं अंडाशय के हार्मोन का। 3 हार्मोन हो गए, ये तीनों हार्मोन का अलग अलग काम था। आगे हम लोग देखेंगे इसका अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण कैसे करता है। तो इसका अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं ओवुलेशन। इसको अंडाणु निर्माण कहता है oogenesis, एक शब्द है अंग्रेजी में oogenesis। और oogenesis जो होता है
इसका मतलब होता है ऊ मतलब अंडा और जेनेसिस मतलब निर्माण, अंडा का निर्माण, अंड निर्माण, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अंड निर्माण। तो अंड निर्माण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस जो होता है इसके लिए एक फिगर से समझते हैं कि इसका स्टेप जो होता है, इसका काम है अंडाणु निर्माण। तो कैसे करता है, तो मान लीजिए एक अगर आप देखते हैं, ये मेरा बड़ा सा आकार में बनाया है, ये मेरा अंडाशय है। क्या है, अंडाशय, ओवरी है। तो अंडाशय के अंदर जो देखेंगे तो दो भाग होता है। इसका जो बाहर का भाग होता है, इसका भाग ये थोड़ा, इसको थोड़ा सा गहरा भाग होता है ऊपर में, इसको कॉर्टेक्स के रूप में कहते हैं, इसको कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। और बीच का भाग जो होता है थोड़ा हल्का रंग का होता है, इसको कहते हैं मेडुला। थोड़ा उल्टा है यहाँ पर, मेडुला हल्का रंग का और कॉर्टेक्स गहरे रंग का है, क्योंकि ये बीच वाला भाग में खाली लिक्विड टाइप का रहता है, कुछ विशेष नहीं रहता है, स्ट्रोमा फैला रहता है, तरल पदार्थ रहता है, और मेन जो कोशिका रहता है सो यहाँ पर रहता है। इसलिए कोशिका वाला भाग गहरा होता है और बिना कोशिका वाला भाग हल्का होता है। तो हमारा कॉर्टेक्स भाग में इसका जो सबसे अंदर का दीवार होता है, इसमें छोटे छोटे कोशिका का एक बहुत पतला लेयर होता है ना। ये लेयर जो है, ये लेयर पूरा दीवार में मिलेगा, ये लेयर होता है। तो इस लेयर का नाम है जर्मिनल लेयर या जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जर्मिनल सतह है, जर्मिनल एपिथेलियम, इसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम में जो कोशिकाएं हैं, ये सभी का, ये कोशिका का हम कहेंगे जर्मिनल कोशिका, और जर्मिनल एक कोशिका, इस तरह से बहुत से कोशिका हैं, ये सभी का एक का नाम है जर्मिनल कोशिका। जर्मिनल कोशिका उसको कहते हैं जो अभी विकसित होने के लिए बना है, माने और ये कुछ बना सकता है, इसको कहते हैं जर्मिनल कोशिका। इसमें विकसित होने की पूरी क्षमता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं जर्मिनल कोशिका। जर्मिनल कोशिका अलग अलग अवस्था में पाई जाती है, कोई कम विकसित है, कोई अधिक विकसित है, कोई और अधिक विकसित है, कोई और अधिक विकसित है। तो इस तरह से हर बार ये अपना निरंतर विकास में चलते रहता है, और उसमें जो मान लीजिए कोई सबसे ज्यादा विकसित है वो थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसका अलग हो पे ये इसका बीच में न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और ये कोशिका है। इस कोशिका का नाम हो जाता है, जैसे ही अलग हुआ इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिक्यूल। इसका नाम हो जाता है प्राइमरी फॉलिक्यूल। हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो अंडाणु बनने का प्रक्रिया सीख रहे हैं। अंडाणु कैसे बनता है, तो सबसे पहले बनता कहाँ से, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम के एक कोशिका जर्मिनल कोशिका से शुरू होता है, और वो पहला कोशिका बनता है, उसका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। ये द्विगुणित कोशिका होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या अभी 46 ही होती है, ठीक है, इसको कहते हैं द्विगुणित कोशिका। ये फिर बाद में अर्धसूत्री विभाजन में चला जाता है और बना देगा, क्या बना देगा, इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, इसको बताते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये दूसरा बना देता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में ये थोड़ा विकसित हो जाएगा, और इसमें 3 अलग तरह कोशिका और एक अलग तरह कोशिका बन जाएगा। तो 3 कोशिका जो होते हैं, वो सब कोशिका जो है वो इसको कहते हैं पोलर कोशिका, पोलर सेल, वो सब विकास हो जाते हैं धीरे धीरे, और ये मेन जो है सो अंडाणु विकसित होगा। यही कोशिका जो एक है वो अंडाणु विकसित होगा। तो अगला जो है एक अंडाणु विकसित होता है धीरे धीरे, और वो बड़ा विकसित होता है, और बाकी सब कोशिकाएं इधर डेवलप होकर के गहरा लेयर बना देगा, और बीच वाला जो भाग है वो अंडाणु विकसित होता है और बड़ा सा आकार बन जाता है। और ये बड़ा सा होता है, इसका नाम हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल में ये जो है ये विकसित हो गया। अब ये धीरे धीरे सट जाता है पूरा दीवार से, और ये दीवार से सट जाएगा, और ये दीवार को तोड़ने लगता है बाहर अंडा निकालने के लिए। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, ये दीवार टूट जाती है, ये अंडाशय का दीवार, और ये दीवार टूटने से ये बाहर निकल जाता है। कौन निकल जाएगा, पूरा नहीं निकलेगा, केवल अंडाणु निकलेगा। अंडाणु बाहर निकल गया। ये अंडाणु अब कहां से चला जाता है, तो हम बताए थे अंगुली नुमा स्ट्रक्चर था, फिंगरी, वो फिंगरी पकड़ लेके इसको फैलोपियन नली में ले जाता है। इस अंडाणु को फिंगरी पकड़ लेता है और फैलोपियन नली ले जाता है, और फैलोपियन नली में यदि उसी समय शुक्राणु है तो ये अंडाणु और शुक्राणु मिल करके निषेचन क्रिया कर लेता है और जायगोट का निर्माण करता है, युग्मज का निर्माण करता है। तो वो फैलोपियन नली में चला जाएगा, ये सीधा फैलोपियन नली होता है। और इस फैलोपियन नली जो है फिर यहाँ पर हमारा ये भाग जो था, ये भाग तो उसे चला जाता है, तो उसको हम लोग पहले पीछे देख चुके थे, उसको हम बाद में देखेंगे, ये जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम समझते हैं अंडाणु मेरा गिर गया। अंडाणु का निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग, बस ये ध्यान रखना है, अंडोत्सर्ग, ठीक है।
अंडाणु का निकलना कहला गया अंडोत्सर्ग। तो यहाँ से जिस दिन से स्टार्ट हुआ इसको फर्स्ट डे माना, पहला दिन, एक दिन, पहला दिन। तो यहाँ तक आते आते तो इसको कितना दिन लगेगा? 14 दिन। ये 14वां दिन पर होगा, ये 14 दिन पर होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में लगा कितना? 14 दिन। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अंडोत्सर्ग कितने दिनों पर होता है? तो 14 दिन पर। और पहला दिन हम लोग कब शुरू होता है ये अंडाणु बनने के लिए? तो मासिक स्राव का पहला दिन। मासिक स्राव जिस दिन स्त्रियों में शुरू होता है उसको फर्स्ट डे मानते हैं। जिस दिन शुरू होता है उस दिन कहेंगे पहला दिन, और उसके बाद से गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन को हम कहेंगे ये अंडाणु बाहर निकल गया। और अंडाणु बाहर निकल गया तो उस दिन गर्भधारण होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। अब इस तरह से ये निकल गया। अब ये जो शेष भाग है ये अभी खत्म नहीं हुआ। ये भाग अब इस अंडाणु को बचाने के लिए, गर्भधारण को बढ़ाने के लिए एक अलग से ग्लैंड बन जाता है, और इस ग्लैंड का नाम हो जाता है, इसी ग्लैंड का नाम है कार्पस ल्यूटियम। ये ग्लैंड बन जाता है, ग्रंथि बन जाता है, और इसका नाम रहता है कार्पस ल्यूटियम। जो खाली भाग था ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये ग्रंथि के रूप में काम करता है, और ये हार्मोन स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन स्रावित करेगा, इसका हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन, इसका हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करते रहेगा और शरीर में इस तरह से परिवर्तन लाएगा। जैसे अब बच्चे का विकास होना है, बच्चे को गर्भ धारण होना है, तो क्या क्या शरीर का परिवर्तन चाहिए, तो ये काम करते रहेगा कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब जैसे अगर गर्भ धारण अगर हो गया तो ये तब तक बना रहेगा जब तक कि गर्भ रहेगा, और गर्भ धारण होने के, गर्भ के प्रसव हो जाने के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद ही फिर ये खत्म होगा। इसलिए तब तक मासिक स्राव बंद रहेगा, अंडाणु का निर्माण बंद रहेगा, स्तन वृद्धि होता रहेगा, दीवार इसका जो गर्भाशय का मजबूत होता रहेगा, बच्चे का विकास के लिए सभी अंग हिष्ट पुष्ट होते रहेंगे, प्रोटीन बनता रहेगा, ये सब काम करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन यदि गर्भधारण नहीं हुआ तो इसका काम नहीं रह जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम नहीं रहता है, और फिर नए अंडाणु को बनने के लिए जरूरी है। तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो नया अंडाणु बनने नहीं देगा, इसलिए वैसे क्या करेगा, तो ये धीरे धीरे विघटित होना शुरू होता है, और उस समय ये फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है कार्पस, इसका नाम हो जाता है अल्बिकांस, कार्पस अल्बिकांस, अल्बिकांस। ये कार्पस ल्यूटियम था, ये कार्पस ल्यूटियम था, और जबकि काम कर रहा था तब नाम इसका था कार्पस ल्यूटियम, और जब काम करना खत्म हो गया, बेकार हो गया, तो नाम हो गया कार्पस अल्बिकांस। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद फिर से मासिक स्राव होना शुरू हो जाएगा, और फिर से अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना है कि हर बार 1 महीना में कोई 2 अंडाशय में से एक ही अंडाशय से अंडाणु बनेंगे, दोनों से नहीं बनेंगे, नहीं तो 2 अंडाणु हर महीना बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक महीना में केवल एक ही अंडाणु बनता है। तो एक बार मान लिया कि इधर का अंडाशय बनाया अंडाणु, तो ये अभी इस महीने में ये बंद रहेगा, अगले महीने में उधर वाला अंडाशय बनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक बार इस अंडाशय का काम है तो दूसरे बार उस अंडाशय का काम है। एक महीना में ये बनाएगा, दूसरे महीने में वो बनाएगा। अल्टीमेटली हर महीने एक ही अंडाणु बनेगा, और एक ही अंडाणु से कोई एक शुक्राणु निषेचित होगा, जिससे एक ही जायगोट बनेंगे। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब इसमें ध्यान ये बात है कि आपसे जो पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन जो स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा, मासिक स्राव के पहले दिन से हम लोग का अंडाणु बनना शुरू होता है, और 14वें दिन में अंडाणु पूरा हो जाता है, और जब अंडाणु बाहर निकलता है तो उसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग, कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग 14वें दिनों पर होता है। ठीक है, अब इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन समझिए ये 2n कोशिका था, इसका अर्धसूत्री विभाजन से बनता है सेकेंडरी, तो ये n कोशिका गया, मैंने 46 गुणसूत्र वाले आप बढ़ गए 23 गुणसूत्र वाले में, और ये सब जो होंगे तो अब इसमें क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल का जो ये कोशिका है इसको 23 गुणसूत्र का है। अब ये अंडाणु जो बना तो कितने गुणसूत्र इसमें रहेंगे, 23, इसको कहते हैं n कोशिका। n माने अगुणित कोशिका, यानी हैप्लोइड सेल। ये था डिप्लोइड सेल, ये हो गया हैप्लोइड सेल। तो इस तरह से जो अगुणित कोशिका से 23 गुणसूत्र किसमें रहते हैं, ओवम में, शुक्राणु, अंडाणु में, और इसी तरह से 23 गुणसूत्र रहते हैं शुक्राणु में। और जब फिर ये दोनों अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो जो जायगोट बनता है वो फिर 46 गुणसूत्र वाला बन जाता है, और जायगोट फिर 46 गुणसूत्र यानी 2n कोशिका बनता है, जिससे हमारा समसूत्री विभाजन से होते होते पूरा शरीर फिर 46 गुणसूत्र वाला बन जाता है। ठीक है वो मित्रों, तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को समझे, अंडाशय को 2 भागों में समझे, अंडाणु निर्माण कैसे करता है और हार्मोन का निर्माण कैसे करता है। हम लोग ये कंप्लीट है। आप इसको पूरा वीडियो देखें, पसंद आया हो मेरा
या वीडियो तो जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।